डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हम इस समय आपको 10th क्लास का हिंदी पढ़ाते हैं। हम आपको गोधुली भाग 2 जो 10th की पाठ्य पुस्तक है उसकी सारी कविताएं पढ़ा चुके हैं। वर्णिका की सभी कहानियां पढ़ा चुके हैं। भारत से हम क्या सीखें, आज गद्य खंड का तीसरा पाठ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। 2 पाठ हम आपको पढ़ा चुके हैं। कल चौथा पाठ हम आपको पढ़ाएंगे। 15 अगस्त को हमारा लाइव क्लास बंद रहेगा। तो आइए सबसे पहले इस पाठ के लेखक से हम आपका परिचय कराते हैं। इस पाठ के लेखक मैक्स मुलर हैं, जो एक पर्यटक और अच्छे इतिहासकार भी थे और ये विदेशी थे, लेकिन भारत के भक्त थे, संस्कृत के प्रेमी थे और वेदों के प्रति गहरी आस्था रखने वाले थे। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मन के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। यद्यपि 4 वर्ष की अवस्था में उनके पिता विल्हेल्म मुली का निधन हो गया। शिक्षा दीक्षा लेकिन बाधित नहीं हुई। प्रतिभाशाली मैक्स मुलर बचपन में ही संस्कृत, (1894) में हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराए। इसी समय उनके द्वारा कठ और केन आदि उपनिषदों तथा मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। ये उन पश्चिमी विद्वानों में अग्रगण्य थे जो भारतीय वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत स्वीकार किए हैं। भारत के प्रति उनका प्रेम सर्वविदित है। सच पूछिए तो उन्होंने भारतीय चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अतः स्वामी विवेकानंद ने उनके बारे में कहा था कि यह व्यक्ति वेदांतियों का भी वेदांती है। ऐसे महान विद्वान का निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गया। अब हम चलते हैं भारत से हम क्या सीखे पाठ की ओर। यह पाठ जो है निबंध की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो आइए थोड़ा सा इस निबंध के बारे में हम आपको डिटेल बताते हैं। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर की दुनिया में। तो यह एक ज्ञानप्रद, प्रेरणादायी और महत्वपूर्ण निबंध है और यह भाषण पर आधारित निबंध है। इसको संक्षेप और संपादित डॉक्टर भवानी त्रिवेदी द्वारा किया गया है और रूपांतरित भी किया गया है। और यह आलेख मूलतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। इसमें मैक्स मुलर ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, भाषा, साहित्य पर अपना प्रामाणिक विचार प्रस्तुत किए हैं। ये कहते हैं कि भारतीय ज्ञान विज्ञान और इनकी परंपराओं के प्रति जो है
सहज आकर्षण होना इनके लिए स्वाभाविक बात है और उचित भी है। ये कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक सौंदर्य और संपदाओं से परिपूर्ण है और हर दृष्टि से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है। यहाँ पर मानव मस्तिष्क जो है उसकी श्रेष्ठतम उदाहरण देखने को मिलते हैं। मैक्स मुलर जब ये लिखे थे तो भारत के ज्ञान विज्ञान की चर्चा जो थी काफ़ी लोकप्रिय थी। यहाँ पर नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला और नालंदा जैसे, जहाँ पर 10,000 प्रोफेसर प्रतिदिन विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। सोच लीजिए वह कैसा यूनिवर्सिटी रहा होगा। तो ऐसे यूनिवर्सिटी को घूमकर देखकर मैक्स मुलर गए थे। यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान उन्होंने देखे थे, उनके बारे में सुने थे, जिनके यहाँ मनुष्य तो मनुष्य, जानवर भी संस्कृत के श्लोक समझते थे, संस्कृत भाषा समझते थे। वेद उपनिषद का ज्ञान का जब इन्होंने अनुवाद किया तो इनका लगा कि भारतीयों के अंदर जो ज्ञान विज्ञान है उसी के आधार पर सारे विदेशी लोग जो हैं वह ज्ञान विज्ञान की तलाश करते हैं, उसको केवल नए रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनकी दृष्टि में भारत एक ऐसी फुलवारी है जहाँ पर वनस्पति विज्ञान के जानकार भी आकर्षित होते हैं। यहाँ इतने जीव जंतु और वनस्पति हैं कि यहाँ पर जीता जाता संग्रहालय है। किसी चीज को संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई पुरातत्व प्रेमी या पुराने सिक्कों से लगाव रखने वाला हो तो उसके लिए यहाँ एक से एक सिक्के मिलेंगे। दैवत्व विज्ञान की दिशा में भी भारत में सबसे उत्तम कार्य हो सकता है। नीति कथाओं के अध्ययन के फलस्वरूप भारत के कारण ही सारे संसार में नवजीवन का संचार हुआ। यहाँ प्रचलित कहावतों, दंत कथाओं का स्रोत भी व्यापक है। भाषा और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उतने और कहीं पर नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी आए तो उनके लिए भी सीखने को यहाँ पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास, प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में हुए अनुसंधान के महत्व को समझने के लिए भारत के ग्राम पंचायतों का अध्ययन जो है जरूरी है। यहाँ पर अगर धार्मिक विकास की बात करें तो यहाँ पर उसमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि भारत के लोग आध्यात्मिक विकास में जो है विश्वास रखते हैं। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में भारत और भारतीयों के साथ रहकर आगे बढ़ने की यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप ले लें, किसी भी भाषा को ले लें, किसी भी विषय को ले लें, सबके लिए यहाँ पर भरपूर सामग्री जो है वह उपलब्ध है। लेखक कहता है कि भारत की जो प्राचीन भाषा है, संस्कृत है, वह सभी भाषाओं की जननी है। अगर कोई व्यक्ति संस्कृत का सही ढंग से ज्ञान कर ले तो वह विश्व के अधिकांश भाषाओं को जो है वो सीख सकता है। इसके अलावा लेखक का कहना है कि यहाँ पर
रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, लोगों के रंग रूप, आकार प्रकार, इस सब की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र समानता सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। और विविधता में एकता का अगर कोई उदाहरण है तो सबसे अच्छा उदाहरण भारत में देखने को मिलता है। लेखक का यह भी मानना है कि सर विलियम जोन्स ने जैसे न जाने अभी भी कितने स्वप्नदर्शियों की यहाँ आवश्यकता है जो भारत की समस्त विशेषताओं को परखें, जाने पहचाने और उसको ज्ञान को लोगों को बतलाकर लोगों को चमत्कृत करें और उपकृत करें। इस तरह से लेखक कहता है कि संपूर्ण मानवता के लिए भारत के लोगों का अध्ययन अनुसंधान जो है वह परम उपयोगी और कल्याणकारी है। यह पाठ की जो मुख्य बातें थी वो बात हमने आपको समझाया। अब चलिए चलते हैं हम प्रश्न उत्तर की दुनिया में। आपके लिए कुछ आपके पाठ्य पुस्तक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों का चुनाव हम करते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ये पहला प्रश्न हम आपके पाठ्य पुस्तक से लेते हैं कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो लेखक के दृष्टि में अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है तो आप भारत के गांवों में मत जाइए, आप भारत के बड़े बड़े शहरों दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, मेट्रोपोलियन सिटी में मत जाइए। यहाँ के बड़े बड़े भीड़ भाड़ वाले जगहों को मत देखिए। अगर भारत को सही रूप में समझना है तो मैक्स मुलर के अनुसार आप भारत के गांवों में चलिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी संस्कृति कृषि से जुड़ी हुई है। ये निबंध उस समय लिखा गया है जब देश की लगभग 90% जनता कृषि पर आश्रित थी। इसका बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि हम भारत के दर्शन करना चाहते हैं तो हमको चलना होगा, गांवों का दर्शन करना होगा, क्योंकि गांवों में ही भारत की आत्मा का निवास है। बहुत सुंदर लाइन है कि भारत की आत्मा का निवास भारत के गांवों में है और भारतीय संस्कृति से परिचित होना है तो आपको भारतीयों के दर्शन को समझना पड़ेगा। उस समय कृषि का मतलब व्यापक था। कृषि के अंतर्गत बागवानी, पशुपालन, इसके अलावा आपको ये जो उद्यान वगैरह की कला है, सब्जी उगाने की कला है, बहुत सी चीजें जो है कृषि के साथ जुड़ी थी। इसलिए आज जो है कृषि से बहुत चीज़ों को, जैसे मधुमक्खी पालन को, मछली पालन को, डेयरी को, इस सब को अलग कर दिया गया है। उस समय ये सब चीज़ें सम्मिलित थी और भारत का किसान जो है वह स्वावलंबी था और आत्मनिर्भर था। वह लगभग ज़रूरत की सारी सामग्रियों को जो है पैदा कर लेता था। उस समय ईंधन के लिए वो जो वनस्पति उगाता था उससे अनाज भी हो जाता था और ईंधन की व्यवस्था कर लेता था। जो गोबर होते थे उससे उपले और कंडे बनाकर वो अपना काम कर लेता था। तो ये जिस समय लिखी गई, जिस समय ये पाठ लिखा गया है उस समय एक स्वावलंबी भारत की बात थी, आत्मनिर्भर। उस समय लोग अपना कपास बना लेते थे, कपास से धागे तैयार करके वस्त्र भी बना लेते थे, चरखा भी चलाते थे। अगला प्रश्न है कि भारत जो है समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। लेखक ऐसा क्यों कहता है? यानी कि भारत समस्त भूमंडल में प्राकृतिक संपदा और सौंदर्य से परिपूर्ण देश है
लेखक ऐसा क्यों कहता है? तो लेखक ने भारत को सबसे अधिक संपन्न और संपूर्ण सौंदर्य से परिपूर्ण देश का दर्जा दिया है। इसे एक बार और सुनिए। ये तो प्रश्न का ही हिस्सा है कि लेखक ने भारत को सर्वाधिक संपन्न और सौंदर्य से परिपूर्ण देश का दर्जा दिया है। भारत का ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य हर तरह से परिपूर्ण है। यहाँ प्रकृति की ऐसी प्रकृति है मानो भूतल पर स्वर्ग की छटा निखर आई हो। भारत ही एक ऐसा देश है प्रिय छात्रों, जिसके नाम में वर्ष शब्द लगा है। मैं दो बात आपको उल्लेखनीय बात यहाँ पर बताऊंगा कि विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जिसके नाम के साथ मदर शब्द लगा हो। मदर इंडिया अगर कहलाता है तो हमारा एकमात्र देश है, वो है भारत। और वर्ष शब्द लगा है तो भारत के साथ लगा है। इसका कारण क्या है कि भारत में, जैसे विश्व में ऐसा लोग मानते हैं कि मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। ऋतुएं तो 6 होती हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जिसके किसी न किसी भाग में जो है सारे ऋतुएं आपको मिल जाएंगी। कहीं पर गर्मी है तो कहीं पर ठंड है, तो कहीं पर बसंत है, बसंत की बहार है। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग भागों में अलग अलग मौसम आपको देखने को मिलेंगे। भारत के एक भाग के लोग अगर रजाई ओढ़कर जो है सोते हैं तो दूसरे भाग के लोग जो है वह साधारण गंजी पहनकर, पंखा चलाकर और एसी चलाकर सोते हैं। यानी कि एक ओर काफ़ी ठंड है तो दूसरी ओर काफ़ी सर्द भी है। ऐसा विश्व के किसी देश का मौसम और ऋतु नहीं है। इसलिए भारत में जो प्राकृतिक सौंदर्य है, अगर दुनिया में कोई जन्नत की उपमा दी जाती है तो वो कश्मीर भारत में है। फिरदौस ने लिखा था कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वह यही है, यही है, यही है। यानी कि भारत में ही है। कश्मीर को देखकर वो कहा था कि अगर दुनिया में कहीं पर जन्नत है यानी स्वर्ग है, हेवन है, तो वह भारत में ही है। अब तीसरा प्रश्न हम लेते हैं कि मैक्स मुलर ने भारतीय इतिहास पढ़ने की सलाह क्यों दी है? तो भारतीय साहित्य में अंतरतम को परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी और मानवीय बनाने, अगला जीवन और शाश्वत जीवन में सुधार लाने की अद्भुत क्षमता है। अतः मैक्स मुलर ने भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह दी है। थोड़ा भाषा क्लिष्ट हो गया, मैं आसान भाषा करके समझाता हूँ कि भारतीय साहित्य ऐसी साहित्य है जो लोगों के अंदर भलाई की भावना जगाती है, इमोशनल चेंज लाता है, लोगों में भावनात्मक परिवर्तन लाता है। और भारत के साहित्य में वो दम है जो मानव को जो है मानव की तरह जीना सिखाता है। यहाँ के साहित्य में वो आकर्षण है, वो भाव है जो आपको मानवता की ओर ले जाती है। मात्र केवल आपका मनोरंजन नहीं करती है, आपके लिए टाइम पास का माध्यम नहीं है। इसलिए मैक्स मुलर ने कहा कि अगर साहित्य पढ़ना हो तो भारत का साहित्य पढ़ो। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों? तो जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तब उसने वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा प्राप्त हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था उस समय वाराणसी के पास 172 दारिस सोने के सिक्के से भरा घड़ा प्राप्त हुआ था। हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के उन सिक्कों को इसलिए भेजा कि निदेशक मंडल की नज़रों में उसको
ज़्यादा सम्मान मिले, उसको एक महान उदार व्यक्ति के रूप में जाना जाए, लेकिन उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की ऐतिहासिक महत्ता को उसने नज़रअंदाज कर दिया और वे सारी प्राचीन स्वर्ण मुद्राएं नष्ट कर दी गई। इससे जो है वो एक भारत का पुरातात्विक महत्व के वस्तु को समाप्त कर दिया। इसीलिए ने लेखक ने इसको घटना नहीं दुर्घटना का परिचय दिया है। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? तब भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध थे। इनके प्रमाण के रूप में लेखक ने भारत और यूरोप के देशों में प्रचलित नीति कथाओं, दंत कथाओं और शाहनामा को आधार बनाया है। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? या ऐसे कहें कि मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास क्या है? तो लेखक प्राचीन आर्य भाषाओं को ही वास्तविक इतिहास मानता है। प्राचीन आर्य भाषाओं से हमारी चिंतन परंपराएं जिस रूप में सुरक्षित है, उनसे हम अपने अतीत को भली भांति देख और परख सकते हैं। अब 2-3 प्रश्न हम आपको और बताएंगे। इसके पहले आपको एक बात बता दें कि आप हमारे ये जो भी फेसबुक लाइव लेक्चर सुन रहे हैं, इसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोबारा सुन पाएंगे। इस लेक्चर को हम अपलोड करेंगे। वर्णिका पाठ की सभी कहानियाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हम पढ़ाए हैं वह अभी अपलोड नहीं हुआ है, वो भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम आपके लिए PDF उपलब्ध कराएंगे और गद्य खंड और पद खंड से जो लघुतरीय प्रश्न, महत्वपूर्ण लघुतरीय प्रश्न हैं, जो 2 अंक के सिर्फ आते हैं, वो हम आपको जो है एक अलग से पढ़ाएंगे, 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में। और आपके लिए हम मार्किंग स्कीम और सिलेबस का वीडियो जो है वह 14 तारीख को शाम में अपलोड करेंगे। आप शाम को 7 से 9 के बीच में उसका प्रीमियर देख पाएंगे। जो हमारे 11 क्लास के 11 और 12 दोनों क्लास के छात्र हैं हिंदी के, वह एक संक्षेपण का वीडियो जो है वह देख पाएंगे। कल दोनों वीडियो जो है हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे और उसका 1-2 दिन के अंदर PDF भी आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और ये सारे लेसन का PDF क्वेश्चन आंसर का हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आइए चलते हैं अब एक नए प्रश्न की ओर। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और ऐसा कहना क्या उचित है? तो लेखक ने भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। लेखक का ऐसा कहना उचित है क्योंकि उनकी नौकरी यहाँ भारत में पक्की थी। सिकंदर राजनीतिक जीत के लिए भारत आया था, वह विश्व विजेता बनना चाहता था, उसी क्रम में वह भारत आया था। नए अंग्रेज अधिकारी सिकंदर नहीं है, नए सिकंदर के रूप में लेखक ने उन्हें संबोधित किया है क्योंकि वे भी राजनीतिक अधिकार को स्थापित करने के लिए भारत में आए हैं। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? भारत से हम क्या सीखे? पाठ के आधार पर बताएं। तो धर्म की दृष्टि से भारत का विशिष्ट महत्व है। यहाँ धर्म का वास्तविक उद्भव और स्वाभाविक विकास हुआ है। अनेक धर्मों के बीच निद्वंद भाव का होना भारत की धार्मिक विशेषता कही जा सकती है। मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं?
तो संस्कृत भाषा में मानवीय संवेदना और मानवीय संस्कारों को जागृत करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह भाषा चिंतन की गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर प्रदान करती है और यह सारी आर्य भाषाओं की अग्रजा है। लेखक मैक्स मुलर ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों? तो लेखक मैक्स मुलर ने नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जोन्स जैसे सपने देखने के लिए प्रेरित किया। सर विलियम जोन्स ने मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सत्कार करने वाले भारत की प्रतिभा को उद्घाटित करके उसमें संपूर्ण मानव जाति को लाभान्वित करने का सपना देखते हैं। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक यानी जरूरी बताया है? तो लेखक ने भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, पुरातात्विक विज्ञान, नृवंश विज्ञान, दैवत्व विज्ञान, भाषा विज्ञान, मानव शास्त्र, धर्मशास्त्र, साहित्य शास्त्र, कला शिल्प, कथा साहित्य, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि के विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर कल एक नए पाठ के साथ हम आपसे मिलेंगे शाम 7 बजे और 8 और 9 बजे एक वीडियो का हमारे YouTube चैनल पर आप प्रीमियर देख पाएंगे और इस वीडियो को आप हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पर देख पाएंगे जिसका सर्चिंग लिंक है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। अब हम आपके लिए वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं जिसका लिंक है www.durgatutorial.com। वहाँ पहुँचने के बाद आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर भी आप वीडियो को यूट्यूब के वीडियो को वहाँ से भी देख पाएंगे, नोट्स वहाँ से भी देख पाएंगे। धीरे धीरे नोट्स हम लोग वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे और आप हमारे YouTube चैनल से अवश्य जुड़िए जिसका सर्चिंग वर्ड है सरोज मिश्रा, दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा और हमारे वेबसाइट का लिंक है www.durgatutorial.com। वहाँ भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर वहाँ से भी आप हर जगह पहुँच सकते हैं। कोई आपको कमेंट हो तो आप कहीं भी अपना कमेंट और सुझाव हमें दे सकते हैं। और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हम आपका कोर्स पूरा जब करा लेंगे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हम लेंगे, परीक्षा ट्रिक भी आपको हम देंगे, एग्ज़ाम ट्रिक भी देंगे। अभी हमारा प्रत्येक विषय के लिए आरपीसी कोर्स जो है वह कुछ विषय का शुरू हो चुका है, कुछ का शुरू होने वाला है। हमारा आरपीसी जो है वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। आरपीसी का मतलब है रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसमें बहुत कम समय में बहुत अच्छे ढंग से हम लोग परीक्षा की तैयारी कराते हैं। एवरेज आप अगर 20 घंटा का वक्त हमें देते हैं हमारे YouTube चैनल पर आकर, 20 घंटा एक दिन आपको नहीं देना है, घबराइएगा मत। आपको 20 घंटा वक्त हमारे फेसबुक लाइव और YouTube चैनल सब मिलाकर देना है। अगर 20 घंटे आप समय देते हैं तो एक विषय की कंप्लीट जानकारी आपको हो जाएगी, जिसमें आपको 5 या 10 मॉडल पेपर भी होंगे, इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन भी होंगे और सारे पाठ का जो है प्रश्न उत्तर, पाठ सारांश, हर चीज आपको मिल जाएगा। तो 12वीं के छात्र भी वहां पर जुड़ सकते हैं और 12वीं के छात्रों के लिए जो है हम दोपहर में जो है लाइव क्लास देंगे, जिसकी सूचना हमारे आप फेसबुक के जरिए मिल जाएगा। तो आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं फिर कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।